हेलो स्टूडेंट, हम लोगों का क्रमचय संचय टॉपिक लगातार चल रहा है। उसी क्रम में आज मैं आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और पिछले वीडियोज में पूछे गए प्रश्नों को भी सॉल्व कराएंगे। तो हमारा क्वेश्चन अगला आता है कि 12 असंरेख बिंदुओं से 12 असंरेख बिंदुओं से असंरेख को इंग्लिश में कहते हैं नॉन कॉलिनियर असंरेख बिंदुओं को मिलाने से कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती। आप प्रश्न को समझ रहे हैं कि 12 असंरेख बिंदु को मिलाने से कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी 3 बिंदु अगर लेके देखें, अगर ये 3 बिंदु हैं, अब इन 3 बिंदुओं को अगर हम मिलाएं ए बी बी सी सी ए, देख रहे हैं, और कॉलिनियर हैं, मतलब 3 बिंदुओं से हम अगर रेखा खींच रहे हैं तो 3 रेखा खींच रही हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? 3C2 तो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, 3 माइनस 2 तो 1, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल आउट। तो 3 असंरेख बिंदुओं में से 2 बिंदुओं को मिलाने पर कितनी रेखा खींची जा सकती है? 3 रेखा। अगर हमारे पास 4 असंरेख बिंदु होते, 4 नॉन कॉलिनियर पॉइंट होते, तो देखिए ये रेखा बन रही है, ये रेखा बन रही है, ये बन रही है, ये रेखा बन रही है, एक रेखा ऐसे भी बन सकती है, एक रेखा ऐसे भी बन सकती है, ठीक है ना। मतलब चतुर्भुज और उसके 2 विकर्ण कुल मिला के 6 रेखा हो गई। तो 4 बिंदुओं में से अगर हम 2 बिंदुओं को मिला रहे हैं तो देखो 4C2, 4 अगर बिंदु होते तो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, 4 माइनस 2 तो 2, इसको ओपन करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 2 इंटू 1, 2 2 इनका मान 2 होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमने क्या देखा कि अगर 4 असंरेख बिंदुओं को मिला रहे हैं तो 3 रेखा खींच रहे हैं, 4 असंरेख बिंदुओं में से 2 बिंदु को आपस में मिलाते हैं तो 6 रेखा बनती हैं। 4 असंरेख बिंदुओं से टोटल 6 रेखाएँ बनती हैं, और 3 असंरेख बिंदुओं से 3 ही रेखा बन रही हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन हमारा ये है कि 12 असंरेख बिंदुओं को आपस में जब मिलाया जाता है, क्वेश्चन ये है ना कि 12 असंरेख बिंदुओं को आपस में मिलाने से कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 12 असंरेख बिंदुओं का मतलब है 12C2। तो आप एक बात और याद रखें, सभी लोग एक बात याद रखें कि NC2 कभी भी हो, NC2 कभी भी दिया हो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है n-1/2। ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो NC2 को आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारा पेपर में टाइम बचेगा। कभी भी हमको अगर NC2 को सॉल्व करना है तो n-1/2 होता है NC2 की वैल्यू। कभी भी आप सॉल्व करेंगे NC2 मीन्स n-1/2। तो 12C2 का मतलब क्या हो जाएगा? 12 इंटू 11/2, 12 गुणित 11/2, क्या हो जाएगा? 12 गुणित 11/2। इसको हम क्या कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में? 12 इंटू 11/2, तो ये 6 टाइम कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 66। तो अगर हम 12 असंरेख बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो कुल कितनी रेखा बनेंगी? 66। कुल कितनी रेखा बनेंगी बेटा? 66। अगर आपको यही क्वेश्चन आता कि 12 किसी बहुभुज में 12 भुजाएं, तो कुल कितने विकर्ण बनेंगे? अगर यही क्वेश्चन आता, विकर्ण की बात होती, किसी बहुभुज में 12, क्वेश्चन अगर यही वाला मैं ऐसे देता कि एक बहुभुज पॉलीगन में एक बहुभुज में 12 भुजाएं हैं
एक बहुभुज में 12 भुजाएं हैं तो कुल कितने विकर्ण बनेंगे, कुल कितने विकर्ण बनेंगे। एक बहुभुज में 12 भुजाएं तो कुल कितने विकर्ण बनेंगे। किसी बहुभुज में 12 भुजाएं हैं, देयर आर 12 साइड्स। किसी बहुभुज में 12 भुजाएं हैं तो कुल कितने विकर्ण बनेंगे। तो किसी बहुभुज में अगर n भुजाएं हैं तो विकर्णों की संख्या n(n-3/2 होता है। डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है बेटा, n(n-3/2। किसी बहुभुज में अगर 12 भुजाएं हैं तो विकर्णों की संख्या हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, 12 में तो 3 जाएगा तो 9 रहेगा अपॉन 2, 2 छंके 12, 6 नाम 54। कितने विकर्ण बनेंगे 2 छंके 12, 6 बार कट गया और 6 नाम 54 विकर्ण बनेंगे। किसी बहुभुज में 12 भुजाएं हैं तो विकर्णों की संख्या ये हो जाएगी। लेकिन अब अगला प्रश्न आया कि 12 संरेख बिंदुओं को मिलाने से कितने त्रिभुज बनेंगे। अब प्रश्न बदल रहा है बेटा, क्वेश्चन क्या चेंज हो रहा है कि 12 संरेख बिंदुओं को आपस में मिलाने से 12 नॉन कॉलिनियर पॉइंट को अगर मिलाया गया है तो कितने त्रिभुज बनेंगे। 12 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। 12 संरेख बिंदुओं को मिलाने से कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, कितने त्रिभुज बनेंगे। क्वेश्चन बदला हमारा। अब ट्राइंगल की बात आई, 12 संरेख बिंदुओं को मिलाने से कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। अब त्रिभुज के लिए क्या करेंगे, हम 12 में से 3 लेंगे। त्रिभुज मतलब 3 बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज बनता है। अगर मैं आपसे कहता कि 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाया तो एक ही त्रिभुज बनेगा 3C3। इसका मान एक आएगा, NC की वैल्यू 1 होती है तो एक त्रिभुज बनेगा। और अगर 4 असंरेख बिंदुओं को मिलाएंगे तो कितने त्रिभुज बनेंगे, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1, तो 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, ठीक है। और एक और कितना आएगा, अपॉन में क्या आएगा, फैक्टोरियल। देखिए 4 असंरेख बिंदु है तो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 माइनस 3, तो 4 गुणित फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3। तो 4 असंरेख बिंदुओं से कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 4 बनेंगे। कैसे आप लोग समझे कि 4C3 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं हम। तो फैक्टोरियल 4C3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 4 माइनस 3, 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, तो 4 बन गए। तो इसी प्रकार से हम एक बात और याद कर सकते हैं कि अगर हम NC3 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, कभी भी हमको NC3 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है, NC3 को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3, तो n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 3। अब ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल n माइनस 3, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 6। तो हमारे पास क्या हो गया, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6। आप इसको याद कर सकते हैं कि NC3 12C3 की अगर वैल्यू फाइंड करना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 6। क्लियर है। 12C3 की अगर वैल्यू फाइंड करना है तो इसको 3 बार ओपन करेंगे, 12 गुणित 11 गुणित 10 और इसको फैक्टोरियल 6।
6 दूनी 12 तो 220 त्रिभुज बन जाएंगे। 12 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से कुल हमने 2 बार लिख दिया, 12 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। क्लियर है? 12 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से कुल त्रिभुज कितने बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 असंरेख बिंदुओं में 12 बिंदुओं में से 4 बिंदु संरेख हैं। 12 बिंदुओं में से 4 बिंदु संरेख हैं। 12 बिंदुओं में से 12 बिंदुओं में से 4 बिंदु संरेख हैं। तो कितनी रेखाएं बनेंगी। तो कुल कितनी रेखाएं बनेंगी, ये क्वेश्चन है। 12 संरेख बिंदुओं में से 4 बिंदु 12 बिंदुओं में से, असंरेख नहीं लिखाएगा, 12 बिंदुओं में से ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कुल 12 बिंदुओं में से 4 बिंदु संरेख हैं तो कुल कितनी रेखा बनेगी। अगर हमारे पास 12 बिंदु एक साथ होते और 12 ही नॉन कोलिनियर होते तो रेखा हम बनाते कि 12C2, ये तो 12C2 बनता। लेकिन उनमें से 4 संरेख हैं तो 4 संरेख के कारण कितनी रेखाएं घट जाएंगी, तो 4C2 रेखा घटेंगी। लेकिन 4 संरेख में से भी तो एक रेखा बन रही है ना बेटाओ, तो हम एक रेखा को और जोड़ देंगे, +1 और कर देंगे। तो 12C2 - 4C2 +1। क्वेश्चन क्या है, कुल 12 बिंदुओं में से 4 बिंदु संरेख हैं तो कुल कितनी रेखाएं बनेंगी। बड़े ध्यान से समझना, कितनी रेखाएं बनेंगी, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि 12 × 11/2 - 4 × 3/2 +1। क्लियर? 12 × 3/2 और 12 × 11/2, ये 6 टाइम कैंसिल हो गया और ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया। तो ये तो हो गया 66 66, ये हो गया -12 का 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 +1, ये घटेगा तो बच जाएगा 60 और 1 जुड़ेगा तो 61। आपसे ये कह रहे हैं कि 12, अगर 12 पॉइंट से रेखाएं बनाते तो 66, लेकिन 4 संरेख हैं तो 4 × 3/2 तो 2 दूनी 4 6, ये 6 रेखा ये घट गई। लेकिन एक ऑलरेडी संरेख, 4 संरेख एक रेखा पर तो होंगे ना ऑलरेडी, तो उसको एक को हम जोड़ देंगे तो 61 रेखा बनेंगी। अगला प्रश्न आ रहा है कि 12 बिंदुओं में से 4 बिंदु संरेख हैं तो कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। एक नया क्वेश्चन बन रहा है, 12 बिंदुओं में से 4 बिंदु संरेख हैं तो कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, तो कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। कुल हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कितने त्रिभुज बनेंगे। अब हमारे पास ट्राइंगल वाला आ गया क्वेश्चन, कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। 12 बिंदुओं में से 4 बिंदु संरेख हैं तो कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, तो हम कहेंगे 12C3 - 4C3। अब यहाँ पर 1 ऐड नहीं किया जाएगा। 1 ऐड क्यों नहीं करेंगे, हम आप समझदार हैं, 1 को क्यों ऐड नहीं किया जाएगा, इसके पीछे क्या रीज़न है। आप ही कहेंगे सर 1 को आप ऐड नहीं करेंगे। 1 को इसलिए ऐड नहीं किया जाएगा
क्योंकि 3 संरेख बिंदुओं से या 4 संरेख बिंदुओं से कोई त्रिभुज नहीं बन सकता। ऑलरेडी रेखा तो एक होती है इसलिए जोड़ा गया था उसमें एक, लेकिन 4 संरेख बिंदुओं से तो एक केवल सरल रेखा होगी, कोई त्रिभुज थोड़ी बनेगा। ठीक है, और 4 संरेख बिंदुओं का कितने त्रिभुज कम हो जाएंगे उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको करेंगे वही 12 गुणित 11 गुणित 10 और अपॉन में 6। अभी फॉर्मूला बताया था NC3 इक्वल टू n-1 n-2 अपॉन 6। इसी प्रकार इसको हम लिखेंगे 4 × 3 × 2 अपॉन 6। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 टाइम होगा, तो 220 तो ये हो रहा है, और ये कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 टाइम ये हो जाएगा, तो माइनस का 4। अब 4 जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 216, 4 इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 216 ट्राइंगल बनेंगे। कुल 12 बिंदुओं में से 4 बिंदु संरेख हैं, तो कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, कितने त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास। क्लियर है बेटा ये वाला क्वेश्चन। तो कितने ट्राइंगल बने, 216। अब पिछले वीडियो में एक मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि 7 लड़के तथा 5 लड़कियों में से, पिछले वीडियो का एक क्वेश्चन था कि 7 लड़के तथा 5 लड़कियों में से 6 की समिति बनाना है, 3 लड़की आवश्यक रूप से सम्मिलित हो तो समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। क्वेश्चन था 7 लड़के तथा 5 लड़कियों में से लड़कियों में से 6 की समिति कुल कितने प्रकार से बनाई जा सकती, कुल कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। जबकि 3 लड़कियां आवश्यक रूप से सम्मिलित हों, आवश्यक रूप से सम्मिलित हों। आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। 7 लड़के और 5 लड़कियों में से हमको 6 की कमेटी बनाना है और 3 लड़कियां आवश्यक रूप से सम्मिलित हों, तो 7 लड़कों में से हम 3 लड़के ले लेंगे और 5 लड़कियों में से हम 3 लड़कियां ले लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप समझदार हैं क्या करेंगे, n-1 n-2 अपॉन 6। इसी प्रकार इसको ओपन करेंगे n-1 n-2 अपॉन 6। क्लियर है। तो ये 6 से तो ये 6 कैंसिल आउट और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6 पंजे 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10, 350। तो कई विद्यार्थियों ने तो आंसर कमेंट भी किया था, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ये आंसर कमेंट किया था 350। उनका आंसर 350 इज़ द करेक्ट आंसर। 7 लड़के तथा 5 लड़कियों में से 6 की समिति बनाना है। कुल कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, जबकि 3 लड़कियां आवश्यक रूप से सम्मिलित हों। फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि किसी कॉलेज में 60 विद्यार्थियों में से 3 को प्रतिनिधि के रूप में चुनना है तो कितने प्रकार से चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 60 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थियों को प्रतिनिधि के रूप में चुनना है एक कॉलेज में। अगला क्वेश्चन है, एक कॉलेज में
60 विद्यार्थियों में से 60 विद्यार्थियों में से 3 को प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। 3 को प्रतिनिधि के रूप में चुनना है तो कुल कितने प्रकार से चुना जा सकता है? कितने प्रकार से चुना जा सकता है? तो कुल कितने प्रकार से चुना जा सकता है? 60 विद्यार्थियों में से 3 को प्रतिनिधि के रूप में चुना जाना है तो कुल कितने प्रकार से चुना जा सकता है? तो 60C3 तो 60 इंटू 59 इंटू 58/6 तो कितना सिंपल है। तो ये 10 टाइम कैंसिल आउट हो गया। अब केवल और केवल आपको 59 और 58 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो पक्की बात है कि यहाँ पर तो 0 आ रहा है और 8 नाम 72, यहाँ पर भी 2 आएगा। तो ये पहले तो आप लास्ट में ये देख लेना कि किसी क्वेश्चन में 20 लिखा है क्या। अगर ऑप्शन में 20 लास्ट वाला हो तो वही सही होगा। अगर किन्हीं 2 ऑप्शन पर होगा तब आप पूरा मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 34220 क्या आ जाएगा 34220। पेपर वाला क्या करता है कि वो दे देगा 34,440, 34,450, 34,220 और 34,221 ऐसे लिख के दे देगा। तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आपको 2 डिजिट देगा, यहाँ 0 आ रहा है और 9 8 72 2 आ रहा है। तो आपने कहा कि 34220 आपका आंसर सही है। एक क्वेश्चन और था हमारे पास, एक क्वेश्चन और था कि बेसबॉल के 12 खिलाड़ियों में से 9 की टीम बनानी है। एक क्वेश्चन और था कि बेसबॉल के 12 खिलाड़ियों में से 9 की टीम बनानी है, जबकि कप्तान और उपकप्तान को सदैव सम्मिलित किया जाए तो टीम कितने प्रकार से बनेगी। क्वेश्चन है बेसबॉल के 12 खिलाड़ियों में से, आप सभी लोग जानते हैं बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं, 12 खिलाड़ियों में से 9 खिलाड़ियों की टीम बनाना। 9 खिलाड़ियों की टीम बनाना है, जबकि कप्तान व कप्तान सदैव सम्मिलित हों तो टीम कुल कितने प्रकार से, टीम कुल कितने प्रकार से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास। हम ये कह रहे हैं कि 12 में से हमने 2 खिलाड़ी तो लेने हैं। तो 2 खिलाड़ी ऑलरेडी टीम में आ गए, तो हमारे पास 10 खिलाड़ी बचे। अब इन 10 प्लेयर में से टीम में 2 प्लेयर आ चुके हैं, तो टीम में केवल 7 प्लेयर और लेना है। तो 10C7 तो फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 7 10 - 7 3 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल 7 और ये फैक्टोरियल 7 3 इंटू 2 इंटू 1 ये कैंसिल आउट हुआ। अब ये काटा 3 3 जा 9 और ये 2 4 जा तो 120। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 120। बेसबॉल के 12 प्लेयरों में से 9 प्लेयर की टीम हमको बनाना है, और जबकि कप्तान और उपकप्तान सदैव हमने इंक्लूड किया है
तो टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। तो आज के इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट कर लेंगे और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और आप सभी वीडियो को कंप्लीट रूप से देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा कंप्लीटली। और आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लेंगे क्रमचय संचय का, तो जब मैं प्रायिकता पढ़ाऊँगा वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और काफ़ी क्वेश्चन आजकल एडवांस मैथ में इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं कंपटीशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।